एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन इन फॉर बायोलॉजी। आज हम जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमएससी लाइफ साइंस 2017 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन 31, इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन द रोल ऑफ एन एंजाइम इज़ टू। जो एंजाइम है उसका क्या काम है? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी और टर्नओवर नंबर दो टर्म्स दी हुई हैं, है ना। टर्नओवर नंबर क्या होता है? मान लो कोई एंजाइम है, उसके पास एक एक्टिव साइट है। ये पर्टिकुलर एक्टिव साइट कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर। यानी 1 सेकेंड में कितने वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, या 1 मिनट के अंदर कितने ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकती है, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है। इसके अलावा जो टर्म यहाँ पे दी हुई है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन है ना, उसको प्रोसीड करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है। यानी जैसे आप इस ग्राफ में देखोगे, बिना एंजाइम के इस रिएक्शन को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और फिर जाके क्या बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अभी हमें बिना एंजाइम के इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, एंजाइम आ गया तो हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाएंगे, है ना। जल्दी ऊपर पहुँचेंगे, जल्दी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो एंजाइम क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी उसे डिक्रीज़ करने का काम करते हैं, ताकि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एंजाइम क्या करते हैं, वो डिक्रीज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन्स कैन अंडरगो फ्लूइड टू जेल लाइक फेज ट्रांजिशन, यानी कि मेम्ब्रेन्स के अंदर फेज ट्रांजिशन देखने को मिलती हैं। कैसी वाली फेज ट्रांजिशन? फ्लूइड से जेल लाइक। तो जो लिपिड बायलेयर होती है ना, ये लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड यानी कि जो जेल फेज यहाँ पे बात की गई है, ये वाली ट्रांजिशन ये दिखाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यानी कि इस तरीके की ट्रांजिशंस हम देखते हैं लिपिड बायलेयर में। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या हो जाएगी, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। हमें फॉल्स पता लगानी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं स्टेटमेंट सी पे। सी क्या कह रही है कि जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं दे आर प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उनके अंदर फोस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, जिसके अंदर हम स्फिंगोलिपिड्स को भी काउंट करते हैं। तो ये जो बायोमेम्ब्रेन के प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं, हम फोस्फोग्लिसराइड्स को भी काउंट करते हैं, स्टेरॉइड्स को भी करते हैं और स्फिंगोलिपिड्स को भी काउंट करते हैं। तो जो स्टेटमेंट सी दी हुई है ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद आती है आपकी स्टेटमेंट डी, दैट इज कोलेस्ट्रॉल फॉर्म्स माइक्रोडोमेन्स इन मेम्ब्रेन। माइक्रोडोमेन्स का मतलब यहाँ पर है लिपिड राफ्ट से, और लिपिड राफ्ट किससे बना होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड से। तो ये जो लिखा हुआ है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो माइक्रोडोमेन्स बनाते हैं मेम्ब्रेन के, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी स्टेटमेंट बी, जो कह रही है कि लिपिड्स बट नॉट प्रोटीन्स आर लेटरली मोबाइल। यानी कि लिपिड्स तो होते हैं लेटरली मोबाइल, लेकिन प्रोटीन्स नहीं होते। लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है कि जब पोजीशन लेफ्ट से राइट में चेंज होती है तो उसे लेटरल मूवमेंट कहते हैं। आपको पता है जो कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी लिपिड बायलेयर जो होती है, ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये रिजिड नहीं है, मोबिलिटी शो करते हैं। तो जब लेफ्ट से राइट वाली मोबिलिटी होती है तो उसको बोलते हैं हम लेटरल मूवमेंट। ठीक है, और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। ठीक है, ये होती रहती है हमारी बायलेयर के अंदर। और ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन्स ऐसी मूवमेंट शो नहीं करते, जबकि ये चीज़ गलत है। दोनों लिपिड और प्रोटीन दोनों ही लेटरली मोबाइल होते हैं, यानी कि लेटरल मूवमेंट दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, और स्टेटमेंट ये आपकी गलत है। स्टेटमेंट हमें गलत ही पता लगानी थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड पर टीसीए साइकिल। यानी कि एक टीसीए साइकिल के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। तो देखो, जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो क्या मिलता है हमें, 2 एटीपी मिलते हैं नेट। नेट एटीपी हमें 2 मिलते हैं, और 2 एनएडीएच मिलते हैं। इसके अलावा हमें क्या मिलते हैं, 2 पायरुवेट मिलते हैं। फिर ये जो 2 पायरुवेट हैं ये टीसीए साइकिल में चले जाते हैं, अपना काम वहाँ पे करते हैं। ये जो NADH हमें मिलता है, एक NADH जब आगे होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जब हमारी ETC होगी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, NADH को भी और FADH2 को भी ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना, अपना जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे ये जो एक NADH जो हमें मिलेगा किसी भी प्रोसेस के अंदर, उससे हमें 3 ATP जनरेट होती हैं। ठीक है, और एक FADH2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATP जनरेट करने में हेल्प करता है, ये चीज़ याद रखना।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ग्लाइकोलिसिस में बोला कि 2 पायरुवेट मिलते हैं और ये कहाँ जाते हैं, TCA साइकिल के अंदर जाते हैं। तो जब एक पायरुवेट TCA साइकिल के अंदर जाएगा तो क्या मिलता है हमें, देखो यहाँ पे एक TCA साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। एक पायरुवेट जो है वो TCA साइकिल में जाता है, यहाँ पे एक लिंक रिएक्शन भी होती है जो मैंने यहाँ स्किप करी है, आपको TCA पे फोकस करना है। तो TCA साइकिल में हमें क्या क्या मिल रहा है, एक GTP मिल रहा है ना। कितने NADH मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, काउंट करो, 1 2 एंड 3 NADH मिल रहे हैं। और कितने FADH2 मिल रहे हैं, एक FADH2 मिल रहा है, ये लिख लिया हमने। एक GTP मिल रहा है, 3 NADH मिल रहे हैं, एक FADH2 मिल रहा है। एक GTP से हमारा एक ATP आ जाएगा, ठीक है। एक NADH से हमें 3 ATP मिल रहे थे, तो 3 NADH से कितने मिलेंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 9 ATP मिलेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, एक से 3 मिल रहे हैं ATP, तो 3 से हमें कितने मिलेंगे, 9 ATP मिल जाएंगे। तो 3 NADH से हमें 9 ATP मिल गए। इसके बाद हमारा एक FADH2 भी बन रहा था, और एक FADH2 से हमें कितने ATP मिलते हैं, हमें मिलते हैं 2 ATP एक FADH2 से। तो यहाँ पे से हमें कितने मिल जाएंगे, 2 ATP। तो टोटल काउंट करो कितना हो गया, यहाँ से हमें एक ATP मिल रहा था, यहाँ से हमें 9 ATP मिल गए, यहाँ से हमें मिल जाएंगे 2 ATP। तो ये टोटल हो जाएगा 9 + 1 10 + 2 12 ATP टोटल हमें एक TCA साइकिल से मिल जाते हैं। क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा है कि एक TCA साइकिल से हमें कितने ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो होते हैं 12। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन में बच्चे करते हैं इसको मार्क 24। देखो 24 ATP तब आएगा जब दोनों के दोनों पायरुवेट जो है ना वो TCA साइकिल से अंडरगो कर जाएंगे। यानी कि एक पायरुवेट से हमें मिल जाएगा 12 ATP और दूसरा पायरुवेट भी TCA साइकिल में जाके हमें 12 ATP देगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे 24। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा था सिर्फ एक TCA साइकिल का, तो एक TCA साइकिल में हमें कितने ATP जनरेट होते हैं, 12 ATP। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 ATP molecules। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन डी इज़ नेचुरली मेड इन, विटामिन डी जो होता है वो नेचुरली बनता है स्किन के अंदर। देखो कैसे, स्किन के अंदर ना ये जो विटामिन डी है ये एज अ प्रिकर्सर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, UVB का एक्सपोजर होता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वाली फॉर्म है ना ये विटामिन D3 बना लेती है एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू विटामिन D2, ठीक है, एनिमल्स के अंदर विटामिन D3। अब ये जो विटामिन D3 है ये नॉन फंक्शनल है, ये फंक्शनल विटामिन नहीं है। ये जाएगा लिवर के अंदर, वहाँ से एक ऑक्सीजन उठाएगा, एक हाइड्रोजन उठाएगा, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसे हम 25 OH डी भी लिखते हैं। ये वही विटामिन है जिसे हम यूज़ करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी को डायग्नोस करने के लिए, कि कहीं बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी तो नहीं है। लेकिन ये भी नॉन फंक्शनल होता है। अब ये जाएगा किडनी के अंदर अपनी एक्टिव फॉर्म अटेन करने के लिए। किडनी के अंदर जाएगा 25 OH डी जिसे हमने लिखा था, ये एक ऑक्सीजन उठाएगा, एक हाइड्रोजन उठाएगा, और ये क्या बना लेगा 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है, जिसे हम कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं। ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, इसको हम विटामिन डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन कहाँ रहा था, स्किन में बन रहा था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज स्किन। क्वेश्चन 35, द अमाइनो एसिड दैट इज़ नॉट फॉस्फोराइलेटेड इज़, तो जो अमाइनो एसिड फॉस्फोराइलेट नहीं होगा वो होता है आपका एस्पाराजीन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरीन, इनके अगर आप साइड चेन्स देखो तो OH ग्रुप प्रेजेंट है जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो सकती है, लेकिन एस्पाराजीन में OH नहीं है, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। Question 36, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट्स। जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो उसका पूछ रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो अगर मान लो हमारे पास एक फैटी एसिड है जिसके अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट है, उसकी चेन के अंदर कितने कार्बन है, 16 कार्बन है, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना तो कुछ राउंड्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। इन राउंड्स के अंदर पहला राउंड अगर हम देखें तो 16 कार्बन से हमें 14 कार्बन कंपाउंड मिलता है, ठीक है। यहाँ से 2 कार्बन कहाँ गए, यहाँ से 2 कार्बन हट गए, 16 था 14 मिल रहा है, यानी 2 कार्बन हट गए ना यहाँ से। तो ये जो 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ से अलग हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि जब 16C से हमें 14C मिल रहा है तो 2 कार्बन यहाँ से अलग हो रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऐसे ही जब 14 से हमें 12 मिलेगा तो 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ से अलग होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो प्रोसेस है ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो यहाँ पे पूछा होता कि क्या है एंड प्रोडक्ट इसका,
ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का, तो वो होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन लिमिट द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनिमल टिश्यू। तो इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह एक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं ना, उनमें से 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम रेगुलेटरी स्टेप्स कहते हैं। उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स है जो एक्ट कर रहे हैं? हेक्सोकाइनेज है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है और पायरुवेट काइनेज है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्लियरली जो बी ऑप्शन है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वो आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो एक रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे जहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स में कुछ अच्छे और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर मान लो ऑप्शन में आपको हेक्सोकाइनेज भी दिया हो, पायरुवेट काइनेज भी दिया हो और फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी दिया हो, तो आप टिक करके आओगे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। हालांकि ये डिबेटेबल है, बट काफ़ी सारे रेफरेंस बुक्स ऐसे हैं जहाँ पे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को ही एक रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है ग्लाइकोलिसिस का बताया हुआ है। तो अगर ये तीनों फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज भी ऑप्शन में हो तो आप फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को टिक करके आओगे। बट यहाँ पे तो सिर्फ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ही था, तो यहाँ क्लियरली ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्राम स्टेनिंग। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि इट वॉज डेवलप्ड इन 1884 बाय अ डेनिश फिजिशियन, विच इज़ ट्रू। उनका नाम है H.C. ग्राम और ये इसी वजह से ग्राम स्टेनिंग कहलाती है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि अल्कोहल इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस टू जनरेट द डिफरेंशियल स्टेनिंग, विच इज़ अगेन ट्रू। अल्कोहल यहाँ पे एज अ डीकलराइजर यूज होता है। फिर लिखा हुआ है कि जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं दे अपीयर रेड। तो जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं ना वो पेल रेड या पिंकिश सा कलर देते हैं जब उनको हम स्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। तो जो प्राइमरी स्टेन हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, वो उसको रिटेन नहीं कर पाती इनकी सेल वॉल। ठीक है, तो हमें एक काउंटर स्टेन यूज़ करना पड़ता है जैसे कि सेफ्रेनिन हो गया, जिसकी वजह से ये पेल रेड या फिर पिंकिश सा कलर शो करते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव सेल्स होते हैं, उनकी तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है उसकी एक थिक लेयर बनी होती है सेल वॉल में, है ना। तो इस वजह से ये जो प्राइमरी स्टेन होता है उसको रिटेन कर पाते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं कर पाते, तो काउंटर स्टेनिंग करनी पड़ती है और पिंकिश या फिर पेल रेडिश सा कलर हमें मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब देखो, ये जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है ना, हम इसको यूज़ करके बैक्टीरिया को एज पॉजिटिव या नेगेटिव तो बता सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है, लेकिन हम स्पीशी लेवल की जो क्लासिफिकेशन होती है वो इसको यूज़ करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आरके को या आरके बैक्टीरिया को इसको यूज़ करके, ग्राम स्टेनिंग को यूज़ करके क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही वेरिएबल रिस्पॉन्सेज जो है वो मिलते हैं। जब हम करने की भी कोशिश करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं, तो एज सच ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी, तो वो होती है आपके ऑप्शन सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन लिपिड। ऐसा नहीं होता कि वो अपना लिपिड नहीं बनाता, तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये गलत हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिपिड्स बना सकता है, जैसे फोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल हो गए, कार्डियोलिपिड्स बनाता है वो, कुछ फोस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइंस होते हैं, कुछ फोस्फोटाइडिक एसिड्स होते हैं, कुछ डायसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं ना। लिपिड्स इंपोर्ट होते हैं बट वो अपने लिपिड्स भी बनाता है, तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है कि वो अपने लिपिड नहीं बनाता है, ये गलत हो जाती है। इसी वजह से ही हमारा आंसर हो जाएगी। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में देखो तो होते ही नहीं है, और लिवर और मसल सेल्स में अगर आप देखने लग जाओ तो कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ना। तो ऑप्शन बी जो आपको दिया हुआ है वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसके अलावा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है मोनोसर्कोमोनॉइड्स। जो स्पीशी ऑक्सीमोनाड की मैं बात कर रही हूँ, वो आपका एक ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ऑप्शन डी की जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है और ए तो है ही ट्रू। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन लिपिड। Question 40. If two tall heterozygous pea plant were crossed, how many of the F1 progeny would be heterozygous? सिंपल सा क्रॉस है, दो लेने हैं heterozygous pea plants. heterozygous यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ले लें, अगर हम टी से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल टी क्या हो जाएगा? डोमिनेंट वाला एलील, और स्मॉल टी हो जाएगा रिसेसिव। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे? ये चीज़ें मिल जाएंगी, कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो दोनों है ये हो जाएंगे होमोजाइगस, ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। और ये जो दोनों है ये क्या है, हीट्रोजाइगस है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो F1 प्रोजेनी आएगी उसके अंदर हीट्रोजाइगस कितने हैं, तो कितने हैं हीट्रोजाइगस, 2 हैं आउट ऑफ 4। तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हाफ। क्वेश्चन 41, द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो लिंकेज का प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, वो विलियम बेटसन ने दिया था 1905 में, दो और के साथ मिलके, है ना। उन्होंने क्या देखा था कि जो फ्लावर कलर और जो पॉलन शेप का जो ट्रेट है किस में, स्वीट पी प्लांट के अंदर, वो लिंक्ड है। यहाँ से शुरू हुई थी जो लिंकेज का प्रिंसिपल है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहीं से हुई थी, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, किसने शुरू करी, प्रोपाउंड किसने किया, विलियम बेटसन ने किया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द म्यूटेशंस। इनमें से हमें सही स्टेटमेंट पता लगानी है। अब तक तो हम ऐसे करते थे ना कि इनकरेक्ट कौन सी है, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अ म्यूटेटेड बेस ऑलवेज चेंजेस द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द एनकोडेड प्रोटीन। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि म्यूटेशन हो रही है एक पर्टिकुलर बेस के अंदर, तो ऐसा ज़रूरी है कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा प्रोटीन का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं, अगर हम साइलेंट म्यूटेशन का एग्जांपल लें डीएनए लेवल पे, जैसे यहाँ देखो डीएनए लेवल पे क्या होता है, सी की जगह टी आ गया, बेस चेंज हो गया। एमआरएनए लेवल पे फिर कॉम्प्लीमेंट्री अलग होगा, तो यानी कि पहले जी आना था, अब क्या आ गया, ए आ गया। लेकिन जो प्रोटीन लेवल पे जो अमाइनो एसिड बन रहा है वो तो लाइसिन ही है ना। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, हालांकि बेस में म्यूटेशन थी। तो साइलेंट म्यूटेशन होती है, और इसी वजह से हम कहेंगे कि ए जो ऑप्शन है आपका ये इनकरेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आता है आपका ऑप्शन डी, देखो, अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज लीस्ट लाइकली टू डिसरप्ट अ प्रोटीन फंक्शन। यानी कि अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है तो प्रोटीन का फंक्शन जो है वो डिसरप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखो, अगर मान लो कोई सीक्वेंस है XYZ ABC MNO, हम इसको ऐसे रीड कर रहे हैं XYZ ABC MNO। ठीक है, अब मैं इसमें डी ऐड कर दूँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ डी ऐड कर दूँ तो XYD ZABCMN ये बन जाएगा, पूरा ही रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, कोड ही चेंज हो गया। तो जो रिजल्टिंग प्रोटीन बनेगा यहाँ से, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अब बनने वाले हैं, तो जो प्रोटीन बनेगा हो सकता है कि वो प्रोटीन फंक्शनल ही ना हो, क्योंकि ये पूरा जो कोड है ये डिसरप्ट हो गया। तो हो सकता है प्रोटीन फंक्शन ही ना करे, और यहाँ लिखा था कि प्रोटीन के फंक्शन की डिसरप्शन के चांसेस कम होते हैं फ्रेम शिफ्ट में, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट कह रही है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी और फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन। एक पॉइंट म्यूटेशन से जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टी या उसका फंक्शन चेंज नहीं होता, विच इज़ अगैन नॉट ट्रू। सिंगल पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल आप ले लो सिकल सेल डिजीज़ का, जहाँ पे जी की जगह GUG बन जाता है। एक ही तो अमाइनो एसिड का चेंज है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन है ये, पर यहाँ पे बाद में क्या बन जाता है, वलीन एनकोड हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसे हम सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है, क्योंकि सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से भी प्रोटीन के फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट बी पे। स्टेटमेंट बी क्या कह रही है, म्यूटेशंस कैन समटाइम्स चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटीन गिविंग अ सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर मान लो किसी जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन आ रही है, उसकी वजह से वेरिएशन कॉज हो रही है, अगर ये वेरिएशन आपको उस ऑर्गेनिज्म को, बेसिकली जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रही है उसको ये एडवांटेज दे रहा है कि जो हार्श कंडीशन है या जो नई कंडीशन है उसके अंदर वो बेटर अडाप्ट कर ले। ठीक है, उसको ये एडवांटेज मिल रहा है उस वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन कहाँ से आई थी, म्यूटेशन की वजह से। और ये वेरिएशन अगर इनहेरिट हो जाए तो ये जो है ना, ये जो वेरिएशन आई है ये एवोल्यूशन कॉज कर सकता है, एक सर्वाइवल एडवांटेज उस ऑर्गेनिज्म को या उसकी जो आगे वाली जनरेशन्स है उनको मिल सकता है। तो म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही हैं, हो सकता है कि उससे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। Question 43, an individual homozygous for a recessive mutation XX was mated with an individual homozygous for recessive mutation Y and Y. The resulting offspring showed normal phenotype due to, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है कॉम्प्लीमेंटेशन। दो रिसेसिव को हमने क्रॉस किया और जो ऑफस्प्रिंग मिले वो कैसे मिले, वो वाइल्ड टाइप मिले। जो दो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशंस वाले थे उनको हमने क्रॉस किया और जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो कैसे हैं, नॉर्मल वाइल्ड।
है ना? वो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो XX वाले जो ऑर्गेनिज्म था या जो ये वाला जो स्ट्रेन है, ये वाला जो जीनोम है, इसके अंदर जो कमी थी वो YY वाले ने पूरी कर दी, और जो इस Y वाले के अंदर जो कमी थी वो X वाले ने पूरी कर दी। क्या हो रहा है कि हर जो है ना वो दूसरे को कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरे के पास नहीं है ना? इस स्ट्रेन का जो जीनोम है वो वाइल्ड टाइप अलील दे रहा है दूसरे स्ट्रेन के जीनोम को, जो दूसरे के पास कमी थी उसको पूरा करने के लिए, हेंस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे आप रिसेसिव म्यूटेशन, होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन वालों को क्रॉस कर रहे हो, स्टिल आपको क्या मिल रहा है? एक वाइल्ड फिनोटाइप मिल रहा है ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Question 44. Which of the following is responsible for the generation of Lamp-Brush chromosome in Xenopus oocyte? तो जो लैम्प-ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिप्लोटीन स्टेज में फॉर्म होते हैं। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, यानी कि पैटर्नल मैटर्नल जो होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। बाइवेलेंट बनता है, अगर हम क्रोमोसोम्स काउंट करें तो 2 होते हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं कि बाइवेलेंट बन रहा है। लेकिन अगर हम क्रोमैटिड काउंट करें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेट्राड बन रहा है। तो यहाँ पे जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर कर रहे हैं तो क्रोमोमियर्स बनते हैं, है ना? यहाँ पे ये जो क्रोमोमियर बन रहा है ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन की वजह से बन रहा है। यहाँ पे क्रोमैटिन क्या है? कंडेंस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे डी कंडेंस एक्सटेंडेड क्रोमैटिन की एक लूप बनती है। ये जो लूप्स बन रही हैं और ये जो कंडेंस है फिर लूप है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर की वजह से जो दिखने में जो आता है ये क्रोमोसोम, वो एक लैम्प ब्रश की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये किसकी तरह दिख रहा है? एक लैम्प ब्रश की तरह, इस वजह से इसे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कह देते हैं। और ये हो किस वजह से रहा है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। Question 45. Which of the following processes is responsible for the formation of polytene chromosome in Drosophila? तो पॉलीटीन की यहाँ पे बात करें, पिछले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसके अंदर लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा था, यहाँ पे पूछा है पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। तो जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं ना ये एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से बनते हैं। एंडो रीडुप्लीकेशन को हम एंडो रेप्लिकेशन या एंडोसाइक्लिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन तो होती है लेकिन माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस में एनाफेज जो होता है, जहाँ पे उनको सेपरेट होना होता है, वो चीज़ नहीं हो रही होती। ठीक है, तो सेपरेशन नहीं हो रही, न्यूक्लियर डिवीजन भी नहीं हो रही, सेल डिवीजन नहीं हो रही, सिर्फ रेप्लिकेशन हो रही है, सिर्फ सिंथेसिस फेज का काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में हमें देखने को मिलते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से पॉलीटीन क्रोमोसोम हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। Question number 46. A living cell has 28% thymine content in its chromosome. Which of the following is the correct proportion of guanine in its genome? तो उसके अंदर कितना परसेंट थायमीन दिया हुआ है? 28% दिया हुआ है, और हमें ग्वेनिन पता लगाना है। सिंपल है, देखो थायमीन दिया हुआ है 28%, और जितना थायमीन होगा उतना ही एडेनिन भी होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं। तो टी अगर हमें दिया हुआ है 28%, तो ए कितना हो जाएगा? वो भी 28% हो जाएगा। और टी और ए अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो कितना हो गया? 56%। 28 + 28 कितना हो जाता है? 56% जो है वो ए और टी का मिला के हो जाता है। बचा कितना? 100 में से 56 माइनस कर दो, 44% किसका रह जाएगा? जी और सी का। ए और टी का 56 है तो जी और सी का बचा कुचा कितना रह गया? 44%। अब जितने जी होंगे उतने ही सी भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपस में पेयरिंग करते हैं। तो 44 का हाफ कर दो उतना जी का, और हाफ बाकी का वो सी का हो जाएगा। तो जब 44 का हाफ करते हैं तो क्या आता है? 22%। तो 22% ही सी रहेगा और 22% ही जी यानी कि ग्वेनिन रहेगा। ग्वेनिन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, प्रोपोर्शन पूछा था ग्वेनिन का कितना होगा, वो होगा 22%, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाता है? ऑप्शन बी, 22%। Question 47. Which of the following is incorrect about the process of translation? तो ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है कि साइलेंट म्यूटेशंस आर नॉट डिकोडेड इनटू अमाइनो एसिड्स। साइलेंट म्यूटेशन की अभी हमने बात की थी, है ना, जहाँ पे हमने क्या देखा था? डीएनए लेवल पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, यही चीज़ हमने पहले भी देखी थी साइलेंट म्यूटेशन की जब हमने बात की थी। डीएनए लेवल पे चेंज आ रहा है, सी की जगह आ गया टी। फिर एमआरएनए लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या आना था? जी आना था, उसकी जगह क्या आ जाएगा? अब ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी है। प्रोटीन लेवल पे अमाइनो एसिड लाइसिन ही बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि उसको एनकोड नहीं किया गया, उसका डिकोड नहीं किया गया, है ना? किया तो है डिकोड, लेकिन जो प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है वो सिमिलर बन रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी सिमिलर रहेगी, कोई भी ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं रहता अगर साइलेंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, यहाँ बोला कि डिकोड ही नहीं होगा वो अमाइनो एसिड, ऐसा नहीं होता कि वो डिकोड ना हो।
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी दिया हुआ है उसमें लिखा है कि 61 ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं जो 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। वैसे तो 64 होते हैं ट्रिपलेट कोडोन्स जो होते हैं वो 64 होते हैं, बट 3 क्या होते हैं, वो स्टॉप कोडोन्स होते हैं। तो 64 में से अगर हम 3 स्टॉप कोडोन्स हटा देंगे तो 61 आ जाएंगे, और 61 जो होते हैं हमारे ट्रिपलेट कोडोन्स वो 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, उनको एनकोड करते हैं। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। गलत कौन सी है, ऑप्शन डी गलत है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता लगानी थी। क्वेश्चन 48, टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स टू वेरियस ऑर्गेनेलीज इज गवर्न बाय द सिग्नल सीक्वेंस। जो प्रोटीन्स है जब हम उनकी टारगेटिंग करते हैं, मतलब उन्हें कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गेनेली में जाना है, किस तरीके से जाना है, तो उन सब चीज़ों को गाइड करने के लिए कुछ सिग्नल सीक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये प्रोटीन का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, जो उसकी चेन होती है उसी के अंदर सिग्नल सीक्वेंस या सिग्नल पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और एक बार जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ उसे जाना था वहाँ पे पहुँच गया, तो वहाँ पे सिग्नल पेप्टाइडेजेस जो होते हैं वो इसकी क्लीवेज करते हैं, मतलब उसको क्लीव करते हैं। ठीक है, किसको, सिग्नल सीक्वेंस को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा हुआ था कि सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 49, साल्वेज पाथवे रेफर्स टू। ये जो साल्वेज पाथवे है ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को रेफर करता है। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये भी तो डिग्रेड होता है। जब सेल डिग्रेड हो रहा है तो ये भी डिग्रेड होगा। जब ये डिग्रेड होता है तो हमें न्यूक्लियोसाइड्स मिलते हैं, है ना, इसके कंपोनेंट्स मिलते हैं। जब हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके वापस से न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, यानी कि इन्हीं के डिग्रेडिंग पाथवे, यानी कि जब इनका डिग्रेडेशन हो रहा है तो उस पाथवे के अंदर से कंपोनेंट्स उठाए और उनसे वापस से हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तो इस मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं साल्वेज पाथवे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को रेफर करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। तो इनमें से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है जहाँ पे वो एक्ट करेंगे, रैंडम एक्ट नहीं करते वो, उनकी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ एक्ट करते हैं। जैसे कि EcoR1 हो गया, BAM-H1 हो गया, या HIND3 या HIND3 जो भी आप इसको बोलते हो वो हो गया, SALVin हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये है ना, उनमें से जो लास्ट ऑप्शन है आपका GTCGAC, ये वाला सीक्वेंस जो है इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, SALVin रिकॉग्नाइज करता है। और SALVin एक टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज GTCGAC।